चोट लगने के तुरंत बाद जो है शुरुआती 24 घंटे में ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो बर्फ़ की सिकाई से होता है। बाकी बहुत सारी हड्डी के चोटों का इलाज प्लास्टर से भी हो सकता है और ऑपरेशन से भी हो सकता है। जॉइंट पेन का जो शुरुआती जो लक्षण जो होता है वो कैल्शियम डिफिशिएंसी से ही स्टार्ट होता है। नमस्कार, मैं यशवर्धन उमक। इंडियन न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम जानना ज़रूरी में आज हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर अभिषेक मोहबिया जी, जो कि एक ऑर्थोपेडिशियन है, हड्डी रोग विशेषज्ञ है। अभिषेक जी, आपका स्वागत है इंडियन न्यूज़ में। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है। पहला सवाल मैं ये पूछूंगा कि लोग हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास तभी जाते हैं जब उनको कोई चोट लगती है, जो कि अनुमानित तौर पे हम देखते हैं, मगर एक ऑर्थोपेडिशियन के पास, हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास हमें कब कब जाना चाहिए? अगर किसी मरीज को अगर चोट लगती है तब तो हमें सबसे पहले पहुंचना चाहिए। अदरवाइज़ रूटीन चेकअप जो है सभी फैमिली मेम्बर्स का, हर पर्सन को कुछ कुछ समय में करवाते रहना चाहिए, क्योंकि आज के समय में कैल्शियम और विटामिन डी की जो कमी है शरीर में वो काफ़ी कॉमन हो गई है। अगर आप इसको समय रहते पहचान लें तो आगे चल के आप बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। जी। और एक और समस्या ये है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि सभी जन दूध नहीं पीते, या हम एक भ्रांत धारणा है कि दूध पीने से कैल्शियम आता है और विटामिन डी की कमी से। तो उसके बारे में आप कुछ बताइए, कैल्शियम डेफिशिएंसी के बारे में। आज के समय में जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो उसके कारण हम धूप में रहते नहीं है ज़्यादातर। तो कैल्शियम और विटामिन डी डिफिशिएंसी का सबसे जो मेन कारण वो ये है कि धूप ना सेकना। ओके। क्योंकि जो सूर्य में जो पैराबैगनी किरणें होती है, यूवी रेस, वो जब शरीर के कोलेस्ट्रॉल के साथ में रिएक्शन करके किडनी और लीवर के द्वारा उसमें विटामिन डी का निर्माण होता है। तो विटामिन डी जो है शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस आयन के ऑब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है। अगर आप सुबह के समय अगर आधा घंटा अगर धूप नहीं लेते हैं तो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी, क्योंकि विटामिन डी जो है शरीर में खाने पीने की चीज़ों से कम मिलता है। जो बहुत सारी उसकी मात्रा है वो मेनली जो है धूप से ही मिलती है अपने शरीर को। तो आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम क्योंकि ऑफिस जॉब में रहते हैं तो इसलिए धूप सेकने की प्रवृत्ति जो है आज के ज़माने में कम हो गई है। और जो आप, जैसा आपने बताया लाइफस्टाइल के बारे में, तो आधा घंटा हमें धूप लेनी चाहिए जैसा आपने बताया? बेहतर है कि सुबह के समय आप कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट धूप सेकें, क्योंकि दोपहर के समय अगर आप धूप सेकते हैं तो धूप की क्योंकि जो क्षमता है वो ज़्यादा रहती है, तो उस समय आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। सुबह की जो धूप रहती है वो गुनगुनी धूप होती है, तो उस समय आपके पास घर पे भी समय हो सकता है कि आप धूप सेकें। तो इसके साथ में अगर आप रेगुलर इंटरवल में धूप अगर सेकते हैं और डाइटरी अगर आप मॉडिफिकेशन करते हैं, कैल्शियम रिलेटेड जो बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे दूध, दही, पनीर हो गया, मछली हो गई, है ना, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ये सब लेते हैं। अगर आपको आपने ब्लड टेस्ट करवाया, अगर कैल्शियम और विटामिन डी की अगर कमी मिल गई तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, तो इससे कैल्शियम की कमी आप दूर कर सकते हैं। सर, कैल्शियम डेफिशिएंसी हर एक एज में देखी जाती है या कुछ इसकी स्पेसिफिक एज है? कैल्शियम डेफिशिएंसी सभी प्रकार की एज में मिल सकती है, एज ग्रुप में। बच्चों में जब कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है तो इसको रिकेट्स बीमारी कहा जाता है। यही जब एडल्ट में जब होती है तो उसको ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ओल्ड एज में स्पेसिफिकली इसको ऑस्टियोपोरोसिस ही कहा जाता है। और जैसे कि आपने बताया कि जो कैल्शियम डेफिशिएंसी है, डाइटरी प्रोडक्ट्स हम ले, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई वेजिटेरियन रहता है प्लस और किसी को लैक्टोस इंटॉलरेंस रहता है, जिसके वजह से वो दूध, दही, छाछ ये सब नहीं ले सकता। तो उन लोग के लिए क्या है उपाय? उसके लिए ऑप्शन ये है कि आप जो बाकी जो हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की जो बाकी जो चीज़ें होती है, जैसे मोटा अनाज हो गया, मिलेट्स हो गए, है ना, ये सब आप ले सकते हैं। उससे आपके शरीर की कुछ पूर्ति हो जाएगी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मेन जो सोर्स है वो जो है सूर्य की किरणें हैं। आपको धूप सेकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो हम वेस्टर्न में कल्चर देखते हैं जिसको सन बैथिंग भी बोलते हैं, तो जैसे आपने बोला आधा घंटा, तो क्या बेयर बॉडी लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या प्रक्रिया सही रहती है इसके लिए? उसके लिए अगर आप दोपहर में लेते हैं तो दोपहर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, स्किन रिलेटेड आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आप धूप में बैठने से पहले जो आप थोड़ा बहुत जो है कोई लेप लगा सकते हैं, है ना।
कोई क्रीम जो है वो यूज़ कर सकते हैं ताकि यूवी रेस से बचे। और दूसरा जो है सूर्य की तरफ जो है आपके पीठ होनी चाहिए, है ना। अगर आप कोई भी कपड़ा अगर पहन के रखेंगे तो आपको शरीर को जो है धूप कम ही मिलेगा और पीठ दिखा के हमें धूप लेना चाहिए जी। और एक और चीज़ थी कि कॉमन बोन डिसीजेस क्या क्या है और क्या क्या हो रहे हैं आज के डेट में। सबसे ज़्यादा जो कॉमन तो यही है कैल्शियम और विटामिन डी डिफिशिएंसी, ऑस्टियोपोरोसिस जो हो गया, ये ओल्ड एज में ज़्यादा मिलता है। बाकी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं। बच्चों में जो आर्थराइटिस होता है नॉर्मली उसको जो कॉमन है उसको जुवेनाइल आर्थराइटिस बोला जाता है। फीमेल्स में रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ज़्यादा कॉमन होता है। और बुजुर्गों में जो है घुटने का आर्थराइटिस जो होता है वो ज़्यादा होता है। और बाकी बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स हैं, वो भी अगर एक हद से अगर बढ़ जाए तो वो भी बोन डिसीज करा सकते हैं। जैसा आपने बताया जुवेनाइल आर्थराइटिस होता है, और आज के डेट में हम देखें कि बच्चों की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा विगोरसली रिजिड हो गई है और काफ़ी ज़्यादा उनको पढ़ाई का प्रेशर हो गया है, चाहे ट्यूशन जाना हो, तो इन सारी चीज़ों में वो हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते। तो पेरेंट्स को कैसे सिम्टम्स पता चले कि हमारे बच्चे को आर्थराइटिस है? अगर आपका बच्चा कंटिन्यूस अगर बोन पेन की कंप्लेन कर रहा है जी, अगर वो खेलते कूदते हुए थक जाता है जी, अगर बाकी बच्चों जैसा एक्टिव नहीं है, अगर उसको छोटी सी चोट में अगर उसको फ्रैक्चर हो जा रहा है जी, तो ये सब लक्षण है कि आपकी जो है बच्चे की जो है हड्डी जो है कमज़ोर है। अगर कोई किसी जोड़ पे बार बार सूजन आ रही है, उसमें लालिमा पड़ रही है, और जब भी मौसम परिवर्तन हो रहा है तकलीफ जो है बढ़ रही है, तो इस कंडीशन में आपको बहुत सारी खून की जांचें हैं वो करवा के आपको चेक करना पड़ेगा। और जैसा आपने वुमेन आर्थराइटिस के बारे में बताया कि वुमेन्स में जो आर्थराइटिस होता है, तो उनमें क्या क्या सिम्टम्स है और वो किस एज में ज़्यादा होता है? जो सेनाइल आर्थराइटिस होता है वो तो ओल्ड एज में ही मिलेगा। बाकी जो चाइल्ड बियरिंग एज जो होता है 30 यूजुअली जो है 30 से 50 के बीच में बहुत सारे, जब फीमेल में मेनोपॉज जो आता है हार्मोन की डिफिशिएंसी हो जाती है। तो ये जो हार्मोन्स है इनका शरीर में कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा रोल है। और पीरियड के कारण जो है जब ब्लड लॉस होता है तो शरीर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो इस कारण जो है फीमेल्स में ज़्यादा मिलता है। और इसके सिम्टम्स बेसिकली क्या जॉइंट से शुरुआत होती है या? रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है डेफिनेटली आपको जॉइंट में मिलेगा। इसका एक दूसरा लक्षण होता है जोड़ों में अकड़न। अगर आपको हाथ पैर की उंगलियों में अगर अकड़न लग रहा है, कमर में अगर अकड़न लग रहा है, तो ये आर्थराइटिस का लक्षण हो सकता है, या शरीर में कैल्शियम विटामिन डी डिफिशिएंसी का लक्षण हो सकता है। और ये क्या क्यूरेबल है ये, और कितना समय लगता है अगर इसको क्योर करना देखे तो? आर्थराइटिस जो रहता है वो उसका काफ़ी हद तक कुछ हिस्सा जो है वो जेनेटिक है। तो इसको पूरी तरह से हम ठीक नहीं कर सकते। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें, जुवेनाइल आर्थराइटिस की बात करें, इसको आप कंट्रोल में रख सकते हैं और कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट दे के आप हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं, ताकि जुवेनाइल हो चाहे वुमेन में हो। हाँ जी, क्योंकि अगर ये एक हद से अगर बढ़ जाता है तो फिर बोन डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो जाती है, पैर और हाथ की उंगलियां ये तिरछे होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक बार अगर वो तिरछे हो गए तो फिर वो दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता, फिर आपको ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ये बच्चों में भी होता है और महिलाओं में भी होता है? हाँ, बच्चों में जैसे रिकेट्स अगर हो जाए, कैल्शियम डेफिशिएंसी को रिकेट्स बोला जाता है, तो उसमें पैर तिरछे होने की समस्या हो जाती है। घुटने जो है बच्चों के जो है वो सीधे नहीं रहते, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। तो ये सब दिक्कतें। तो वो कैसे उसका उपचार होता है? क्या वो फिजियोथेरेपी से होता है या एक ऑर्थोपेडिशियन के थ्रू होता है? इनिशियल स्टेज में जब आप ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएंगे तो हम जो है बच्चों का कैल्शियम और विटामिन डी प्रोफाइल करवाते हैं जी। उसमें जो भी हमको जवाब मिलता है ब्लड टेस्ट से, उसके अकॉर्डिंग हम आपको ट्रीटमेंट देते हैं जी। और लेकिन अगर डिफॉर्मिटी अगर ज़्यादा हो जाती है तो सिर्फ दवाइयों से आप डिफॉर्मिटी को आप ठीक नहीं कर सकते, फिर आपको ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ऑपरेशन करके फिर जिस दिशा में डिफॉर्मिटी रहती है पैर को उस दिशा के विपरीत मोड़ के रॉड या प्लेट लगाया जाता है, प्लास्टर लगाया जाता है, साथ में फिजियोथेरेपी कराई जाती है। फिर वो लंबा प्रोसेस होता है ठीक होने के लिए जी। और ये सेम यही चीज़ वुमेन में भी अप्लाई होती है कि कैल्शियम प्रोफाइल वगैरह चेक करा के जी। और एक ये सवाल है कि चोट लगने के बाद हम देखते हैं कि हमें बहुत लोग बोलते हैं कि इसको आप
हीट से सेकिए या आप इसको आइस बैग से सेकिए, तो क्या करना चाहिए यदि आपको चोट लगती है तो? चोट लगने के तुरंत बाद जो है शुरुआती 24 घंटे में ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो बर्फ़ की सिकाई से होता है, क्योंकि शरीर में जो है इन्फ्लामेटरी तत्व जो रहते हैं जो सूजन कराते हैं जी। वो जमा हो जाते हैं। तो इसको कम करने के लिए जो बर्फ़ से सिकाई करनी चाहिए, उससे सूजन जल्दी कम हो जाती है। सीधा सा एक नियम है, अगर आपकी चोट अगर ताज़ा है तो आप बर्फ़ से सिकाई कीजिए, अगर आपकी हड्डी की बीमारी अगर पुरानी है तो गर्म से सिकाई कीजिए। ओके। और इनिशियली हमें जब चोट लगती है तो हमें बर्फ़ से सिकाई तुरंत कर लेनी चाहिए। हाँ, उससे आपकी सूजन कम हो जाएगी। जी। जैसे हम देखते हैं कि फ्रैक्चर हो जाता है, तो फ्रैक्चर होता है तो तुरंत हमें क्या चीज़ का ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए, फर्स्ट प्रिकॉशन क्या होना चाहिए हमारा? अगर आपको चोट लगती है तो सबसे पहले आपको स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिशियन के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए। जी। लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वो डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं, जी। वो घर पे इलाज ज़्यादा करवाना पसंद करते हैं, या ये सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर डायरेक्ट ऑपरेशन कर देगा जी। अगर फ्रैक्चर अगर निकलता है तो। जी। पर उस कंडीशन में अगर आप ऑपरेशन से अगर डर रहे हैं, अगर आप किसी ऑस्टियोपैथ के पास जाते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में कापसी जाने का जो चलन है, जी। तो उस कंडीशन में अगर आपका फ्रैक्चर होगा तो जो भी आयुर्वेदिक या जड़ी बूटी वाला जो ट्रीटमेंट रहता है उसमें बिना एक्सरे के इलाज होता है जी। है ना। उनको जानकारी नहीं रहती है कि हड्डी को किस ओरिएंटेशन में किस तरीके से बैठाना चाहिए, किताबों में क्या लिखा है, हड्डी कितना डिग्री झुका रहे या उसमें कितना गैप रहे, कितना एक्सेप्टेबल है, उनको ये सब पता नहीं होता। तो उस कंडीशन में हड्डी जो है गलत तरीके से जुड़ जाती है। और यह रही बात ऑपरेशन से डर की, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप जाके ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट कीजिए। बहुत सारी हड्डी की बीमारियों का, फ्रैक्चर का दोनों तरह का ऑप्शन होता है। सिर्फ कुछ ही ऐसी हड्डी के फ्रैक्चर है जिसमें डेफिनेटिव ट्रीटमेंट सर्जरी ही जरूरी होता है। बाकी बहुत सारी हड्डी के चोटों का इलाज प्लास्टर से भी हो सकता है और ऑपरेशन से भी हो सकता है। दोनों के फ़ायदे नुकसान अलग अलग होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी को कोई चोट लग गई या इधर क्रैक होता है या हेयर क्रैक भी हम कहते हैं, तो उस समय हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? हॉस्पिटल, घर से यदि आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो उस बीच हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए एक डॉक्टर तक पहुंचने से पहले? सबसे पहले तो आप घर पे अगर आपको चोट लगी है तो आप सिकाई करना चालू कर दीजिए। अगर कोई उसमें खुला हुआ घाव है, अगर कहीं पे कट लग गया है, डीप कट है जिसमें टाँके की ज़रूरत है, तो आपको खुले हाथों से उसको नहीं छूना चाहिए, उसमें संक्रमण हो सकता है। बर्फ़ से सिकाई आप चालू कर सकते हैं, उसमें सूजन कम होगी। आप जो है उंगलियों को, चाहे वो हाथ की उंगलियां हो या पैर की उंगलियां हो, उनको अच्छे से हिलाइए ताकि उससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने से सूजन जल्दी उतर जाती है जी। अब कोई भी टेम्परेरी पेन किलर जो है अगर आपके घर पे अवेलेबल अगर नहीं है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं बस दर्द के लिए लिमिटेड मात्रा में। हाथ या पैर को ऊंचाई पे रखना है। पैर में अगर चोट लगी है तो आपको पैर पे वजन नहीं डालना है। अगर आपको अंग में चोट लगी है उस पर वजन डालेंगे तो सूजन और दर्द आपकी बढ़ेगी जी। ये सब ध्यान रखते हुए आपको डॉक्टर के पास जाके उसके सलाह के अनुसार एक्सरे करवाना चाहिए जी। और एक जो आम समस्या है आज के डेट में बहुत ज़्यादा हो गई है वो है जॉइंट पेन की। हम देखते हैं कि जॉइंट पेन की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, चाहे उसका कारण लाइफस्टाइल हो या बहुत सारी चीज़ें हो। तो जॉइंट पेन के बारे में आप बताइए और उसको कैसे हम उपचार कर सकते हैं। जॉइंट पेन का जो शुरुआती जो लक्षण जो होता है वो कैल्शियम डिफिशिएंसी से ही स्टार्ट होता है। बहुत सारी बीमारियां हड्डी की किसी में भी जॉइंट पेन हो सकता है और दूसरे लक्षणों के साथ में। जॉइंट पेन जो है फीमेल्स में कैल्शियम की कमी के कारण ज़्यादा कॉमन होता है और ओल्ड एज में हड्डियों के घिसने के कारण ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि दो जो हड्डियाँ होती है हड्डियों के बीच में एक परत होती है जिसको कार्टिलेज कहा जाता है। उम्र के साथ में वो कार्टिलेज जो है डैमेज हो जाता है, इस कारण जॉइंट पेन जो है बढ़ जाता है। जॉइंट पेन क्या वजन की वजह से भी होता है, वेट मैनेजमेंट की वजह से भी होता है? डेफिनेटली, अगर आपका शरीर का अगर वजन ज़्यादा रहेगा तो जोड़ों पे जो दबाव जो है वो एक सीमा से जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप बॉडी का वजन जो है अगर कंट्रोल में रखते हैं तो आपको जॉइंट पेन की और बैक पेन की समस्या वैसे ही कम हो जाएगी। ओके। और जैसे मान लीजिए किसी का वजन बढ़ गया और वो वजन कम करने के लिए देख रहा है मगर ऐसे कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा जिसके वजह से उसके बोन पे वेट पड़ रहा है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? सबसे पहला जो वेट कम करने के लिए जो नियम होता है
वो ये होता है कि आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन करना जरूरी है। ओके। आप सिर्फ एक्सरसाइज से अपने शरीर को कंट्रोल पे नहीं रख सकते। ओके। तो जितना एक्सरसाइज का रोल है उससे ज़्यादा जो है डाइट का रोल है। जब तक आप अपना डाइट प्रॉपर नहीं लेंगे, हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेंगे, लिमिटेड डाइट नहीं लेंगे, जितने कैलोरी की आपको ज़रूरत है, तब तक आपका जो है वेट लॉस जो है नहीं हो सकता। तो आपको शुरुआत जो है पहले डाइट मैनेजमेंट से करनी पड़ेगी। उसके बाद आप साथ में अगर आप दौड़ने भागने का, वॉकिंग जॉगिंग अगर नहीं कर सकते तो बैठे बैठे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आज के डेट में हमने एक चीज़ देखी है कि नी पेन काफ़ी ज़्यादा होता है लोगों को, तो नी पेन के लिए क्या है? क्योंकि पहले के ज़माने में और अब देखें तो पहले नी पेन की उतनी समस्याएं नहीं रहती थी, पिछले 10-15 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे वो ओल्ड एज हो, चाहे मिडिल एज हो, चाहे बच्चों में हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जॉइंट पेन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसा कि आपने कहा, सबसे पहला तो इसके लिए यही है कि वजन शरीर का कम होना चाहिए। बीच बीच में कैल्शियम की जांचें आप करवाते रहिए, कैल्शियम और विटामिन डी की, ताकि शरीर में अगर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है उसके बारे में जानकारी रहे। ओल्ड एज में आपको जो है जोड़ को मजबूत रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना रहेगा, क्योंकि अगर मांसपेशी अगर मजबूत रहेगी, वजन कम रहेगा, तो हड्डियों पे जो दबाव जो पड़ता है वो कम होता है। जो कार्टिलेज जो होता है, अंदर का जो तरल पदार्थ होता है जोड़ के बीच में, वो सूखने के कारण घर्षण जब कम हो जाता है तो जोड़ जल्दी घिसता है और जो जॉइंट पेन होता है। तो उससे बचने के लिए कई प्रकार के एक्सरसाइज होते हैं, फिजियोथेरेपी होते हैं, बहुत तरीके के आजकल नए नए इंजेक्शन्स आ गए हैं जो हम लगा सकते हैं जॉइंट पेन को कम करने के लिए। और जॉइंट पेन ये जब छोटी उम्र में होता है और वेट उतना नहीं रहता है बच्चे का, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? क्या कैल्शियम की कमी से हो सकता है वो? उस समय जो आपका मेन जो रीज़न रहेगा वो कैल्शियम की कमी के कारण ही होता है। बाकी दूसरी जो आर्थराइटिस रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे मैंने कि पहले ही कहा, जुवेनाइल आर्थराइटिस हो गया, सिकल सेल आर्थ्रोपैथी हो गया, इसमें भी जॉइंट पेन जो है आपको देखने को मिल सकता है। अब वक्त तो चला है एक ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ।